Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 18 फरवरी 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, समन बर्ड सेंचुरी को काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ना बहुत सिंपल सा है, छोटा सा लॉजिक लगाना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने कई बार अपने वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबार पोर्ट बाय इंडिया। ईरान के अंदर में जो ये चाबार पोर्ट, इस बंदरगाह को भारत ने डेवलप किया है ना, इसके पीछे का इंपॉर्टेंस या फिर कह सकते हो उसके पीछे का जो महत्व है वो क्या है, आपको बताना है। नीचे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला इंपॉर्टेंस बोला जाता है कि इस पोर्ट को बनाने से जो इंडिया का व्यापार है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इस पोर्ट को बनाने से जो भारत के रिलेशन है ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब देशों के साथ में वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है इस पोर्ट को बनाने से क्या होगा कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के ऊपर में वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये कैसी डिपेंडेंसी कि मतलब अभी पाकिस्तान का यूज़ करके हम अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर पाते हैं, तो इस पोर्ट से क्या होगा कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया डिपेंडेंट नहीं रह जाएगा, इस पोर्ट के माध्यम से डायरेक्टली अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुँच जाएगा। चौथा स्टेटमेंट बोलता है इराक और इंडिया के बीच में जो गैस पाइपलाइन इंस्टॉलेशन है इसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा ये वाला पोर्ट। बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, कल आप लोगों ने यहाँ पर ये जो न्यूज़ आर्टिकल है इसके बारे में पढ़ ही लिया होगा या फिर सुन ही लिया होगा किसी से। जो यूट्यूब के सीईओ हैं ना वो अभी बदल चुके हैं, नए सीईओ आ चुके हैं और वो जो नए सीईओ हैं वो हैं भारतीय मूल के, जिनका नाम है नील मोहन, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इससे पहले जो यूट्यूब की सीईओ थे ना वो आपको यहाँ पर ये बराबर में एक महिला दिख रही होंगी, ये पहले यूट्यूब की सीईओ हुआ करती थी, तो इन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है, तो इनके प्लेस पर आ चुके हैं यहाँ पर नील मोहन। तो कल यहाँ पर नील मोहन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही थी। बताया जाता है कि देखो इससे पहले ना ये यूट्यूब के सीपीओ थे, उन्हें प्रमोट किया है और प्रमोट करके यहाँ पर सीईओ बना दिया है। गूगल के साथ में ये 2008 से ही काम कर रहे हैं। इवन 2013 में इनको लेकर काफ़ी सारी जो न्यूज़ है वो भी आई थी, आपको पता होगा, याद होगा अगर आप बहुत लंबे समय से न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, कि गूगल कंपनी ने उन्हें 544 करोड़ रुपये का जो बोनस है वो दिया था, इस वजह से भी ये उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे। बट अभी क्या हुआ, जो यूट्यूब की पुरानी वाली सीईओ हैं सूजन डाइने, तो ये फॉर्मर सीईओ हैं, वैसे 2014 में ये सीईओ बनी थी। अभी क्या है, इन्होंने जो है अपना जो पद है वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। इनका कहना यह है कि मैं अभी फैमिली और हेल्थ के साथ में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और ये पद अभी यहाँ पर नील मोहन को मिल चुका है। और इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं जिसके जो सीईओ हैं वो भारतीय मूल के हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, गूगल, आईबीएम, जितनी भी कंपनीज़ आपको दिख रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हैं, इनके जो सीईओ हैं वो यहाँ पर भारतीय मूल के हैं। जैसे अगर हम गूगल अल्फ़ाबेट की बात करें तो जो गूगल है ना, गूगल या फिर यहाँ पर अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसके सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। आप सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोग यहाँ पर जानते भी होंगे। देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो हैं सत्य नडेला। देन उसके बाद में स्टारबक्स के जो सीईओ हैं वो हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। देन उसके बाद में जो एडोब के बारे में सुना होगा, एडोब के कई सारे जो
सॉफ्टवेयर्स हैं अलग अलग लेवल के, वो यहाँ पे आते हैं। एडिटिंग के मामले में एडोब आज के समय पर बिल्कुल टॉप पर है। आप देखते होंगे ना, जो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा एडिटेड वीडियोस होती हैं, एनिमेटेड वीडियोस होती हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पर एडोब वगैरह से ही परफॉर्म की जाती हैं। तो एडोब के यहाँ पर जो CEO हैं वो हैं शांतनु नारायण। देन उसके बाद में विमियो के जो CEO हैं वो हैं अंजलि सूद। देन उसके बाद में IBM के जो CEO हैं वो हैं अरविंद कृष्णा। और अभी यहाँ पर एक और ऐड कर सकते हो, यूट्यूब के CEO, और वो हैं नील मोहन। वैसे आपको पता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म 2005 में लॉन्च हुआ था, और उसको लॉन्च करने के पीछे यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, स्टीव चैन, चाड हार्ले और जावेद करीम। तो यूट्यूब की जो प्लेटफॉर्म की शुरुआत है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। होता नहीं है बहुत सारे प्लेटफॉर्म बहुत बहुत पुराने हैं, उतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2005 में यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बनता है, और अगले ही साल 2006 में इस यूट्यूब को गूगल जो है वो ख़रीद लेता है। कितने में? 1.6 अरब डॉलर में यहाँ पर गूगल इसको ख़रीद लेता है। और आज यहाँ पे आप कह सकते हो वो सब वर्थ है, क्योंकि आज जो यूट्यूब है ना कहीं दुनिया में एक सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए। ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर आप यूज़ करके समझ सकते हो कि यूट्यूब आखिरकार कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आज के समय में बन चुका है। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है 2022 की अगर हम बात करें, नहीं पूरे पिछले साल की बात करें, तो 2022 में यूट्यूब ने लगभग 29 अरब डॉलर से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया था। मतलब गूगल जो कंपनी है, ओवरऑल गूगल कितनी बड़ी कंपनी है सभी को पता है। तो गूगल का जो 10% टोटल रेवेन्यू आ रहा है ना, वो यूट्यूब से ही आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि यूट्यूब भी गूगल का ही है। 2006 में यहाँ पर यूट्यूब को गूगल ने ख़रीद लिया था। 20 लाख से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जिसके साथ में यूट्यूब अपना रेवेन्यू शेयर करता है। देन 2019 में अगर आप देखोगे, हर मिनट में कम से कम 500 घंटे से ज़्यादा के जो फुटेज हैं वो यहाँ पर अपलोड किए जाते थे। आज यहाँ पर ये काफ़ी बढ़ चुका होगा। आपके मोबाइल में जो स्क्रीन टाइम होता है ना, यानी आप किस ऐप पर सबसे ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, उसमें यहाँ पर यूट्यूब टॉप कर चुका है। मोबाइल स्क्रीन टाइम की रेस में यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप कह सकते हो बिल्कुल टॉप पर है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पूरा पूरा दिन बिता देते हैं। बाकी सारे प्लेटफॉर्म से कंपैरिजन करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आगे है, ठीक है ना। और जिसके पास में इंटरनेट का एक्सेस, आप आजकल वैसे ही आपको पता है इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा मिल ही जाता है बहुत आराम से। और इस चक्कर में यहाँ पे यूट्यूब का जो यूज़ है, और खासकर आप कह सकते हो हर एक फील्ड में ना कहीं हर एक फील्ड के लिए अगर आपको कुछ ना कुछ सर्च करना है वो यूट्यूब पर मिल जाता है। आप एक छोटी सी चीज़ सर्च करोगे उसके लिए हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, है ना। उसमें से भी ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अपने द हिंदू की बात करें या किसी करंट अफेयर की बात करें, तो आप करंट अफेयर डालोगे, एक दिन के 10,000 वीडियो मिलेंगे, उसमें से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, है ना। तो कंटेंट बहुत सारा ऑलरेडी अवेलेबल है आज के समय में, ठीक है। इवन बताया जा रहा है जो पिछला साल था, साल 2022 में दुनिया भर में लगभग 2.56 अरब लोगों ने यूट्यूब वीडियो का जो एक्सेस है वो किया था। यानी इन वीडियोस को यहाँ पर एक्सेस किया, इन वीडियोस को यहाँ पे वॉच किया। देन अभी यूट्यूब ने जो शॉर्ट्स है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स आई हैं ना, वैसे यहाँ पर यूट्यूब का शॉर्ट्स स्टार्ट हो चुका है। और वो जो शॉर्ट्स हैं, उस शॉर्ट्स की वजह से यूट्यूब की जो ग्रोथ है ना वो अचानक से यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुकी है। शॉर्ट प्लेटफॉर्म के आने की वजह से आप कह सकते हो यूट्यूब के जो व्यूज़ वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि लोगों को शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, है ना। और आप देखते होंगे कि जो यूट्यूब की नॉर्मल वीडियोज़ होती हैं उससे ज़्यादा वायरल हो जाते हैं शॉर्ट्स, और बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा ही देर देखना है, थोड़ी सी देर में ही वो जो व्यूज़ है वो काउंट हो जाता है। कुछ सेकंड की बात है, 1 मिनट से अंदर अंदर में वो जो व्यूज़ है वो काउंट हो जाता है, जबकि ऐसा इन वाले वीडियोस पर नहीं देखने को मिलता। तो उसकी वजह से जो व्यूज़ है उसमें काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है यूट्यूब की में। और यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, एक स्पेसिफिक डेटा, आप यहाँ पे इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम लोग यहाँ पर शॉर्ट्स के अंदर दे रहे हैं। बोला ये जा रहा है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो ये शॉर्ट्स वाला प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर रोज़ाना के बेसिस पर बता रहा हूँ, डेली के बेसिस पर मतलब औसतन 50 अरब जो व्यूज़ हैं वो आ रहे हैं। 50 अरब से ज़्यादा यहाँ पर जो व्यूज़ हैं वो डेली आ रहे हैं। तो हाँ, शॉर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। और इनफैक्ट आपको पता होगा घर में यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी यहाँ पर मोबाइल थमा दिया जाता है, और फिर वो भी यहाँ पर शॉर्ट्स ऑन करके दे दिया जाएगा, और वो भी स्क्रॉल करते चले जाएंगे और घंटा भर ऐसे निकाल देंगे। और शॉर्ट्स के ऊपर शॉर्ट्स यहाँ पे वो जो बच्चे हैं वो आजकल देख रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा डेटा दिया गया है, मतलब एक अंदाज़ा लगा कर दिया गया है। वो क्या है कि मतलब अगर मान लो यहाँ पे यूट्यूब पर कितना कंटेंट अवेलेबल है, अगर इसका अंदाज़ा लगाना है तो मतलब आप सोचते होंगे यार कितना ही कंटेंट अवेलेबल होगा, हर चीज़ के लिए वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ पे वीडियोज़ आती रहती हैं, रिकमेंडेशन होता रहता है, कुछ ख़त्म ही नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई देखना चाहे, मतलब यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ हैं, अगर वो सब कुछ देखना चाहे तो कितना समय लग जाएगा। तो बोला ये जा रहा है यूट्यूब पर मौजूदा 2023 की बात करें, मौजूदा
अगर हर वीडियो देखना है तो हर वीडियो देखने में लगभग 60,000 जो ईयर्स हैं वो लग जाएंगे, 60,000 से ज़्यादा साल लग जाएंगे। इतना सारा कंटेंट आज के समय पर इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुका है। तो ये थी छोटी सी कहानी। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी और कुछ फैक्ट्स जानने में भी मज़ा आया होगा। तो कभी कभी पढ़ लेना चाहिए यार। देखो जो नाम है वो ध्यान रखना वनडे एग्जामिनेशन के लिए, बाकी यहाँ पर छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिसको आप यहाँ पर एज इट इज़ अपने नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हो। बाकी आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज सैटरडे है, सैटरडे में देखो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते नहीं और आज आर्टिकल्स है भी नहीं, हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, एडिटोरियल है एक, उसको हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे ही करेंगे। बाकी जो एज इट इज़ चलता है डिस्कशन वैसे ही चलेगा। लेकिन फ्रंट पेज पर जब आज आप देखोगे ना तो दो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं। एक को तो आप जीएस पेपर, दोनों के दोनों जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल हम लोग यहाँ पर इस वाले को देखते हैं। आपको पता है अडानी केस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है पिछले कुछ समय से। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा एक एडिटोरियल मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पे पूरा का पूरा मैंने आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी केस समझाया था एक्जैक्टली क्या हुआ है और क्या क्या यहाँ पर एलिगेशंस हिंडनबर्ग ने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, वो सब मैंने आपको समझाया था, याद आ रहा होगा, है ना। तो उसी के बेसिस पर जैसे से अडानी केस चर्चा में आया हुआ है ना, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जो पब्लिश की हुई है इसके रेफरेंस में ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचने के बाद में सरकार सुप्रीम कोर्ट को एक सजेशन देती है। क्या सजेशन देती है? कि अडानी केस को एक सील्ड कवर केस की तरह देखा जाए। मतलब यहाँ पर जो भी एविडेंसेस वगैरह, जो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठकर केस देखेंगे ना, जो भी सबूत वगैरह लेंगे देखेंगे, वो सब सील्ड कवर के अंदर दिए जाएं। ऐसा सजेशन सरकार की साइड से आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस सजेशन को मना कर दिया है। तो आप हेडिंग भी देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू सील्ड कवर सजेशंस इन अडानी केस। सरकार ने सजेशन दिया कि सील्ड कवर के माध्यम से इस केस को देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, क्योंकि अगर सील्ड कवर से हम लोग देखते हैं ना तो इससे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार उस एनवेलप के अंदर, उस एविडेंस में क्या क्या चीज़ें हैं। कहोगे ये क्या मामला है? अभी मैं आपको समझाऊंगा। सील्ड कवर नाम सुन रहे हो? सील्ड कवर मतलब यहाँ पे बात हो रही है एक एनवेलप की। अभी मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, फिर आगे थोड़ा डिटेल से लेकर चलूँगा। एनवेलप की बात हो रही है, मतलब मान लो यहाँ पर एक केस की सुनवाई हो रही है। अब एक के ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं और एक ने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हिंडनबर्ग ने इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद में इधर यहाँ पे अडानी ग्रुप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे। तो अब क्या होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कोई भी एविडेंस मांगता है ना, जो रिपोर्ट्स वगैरह वो सब मांगता है, तो वो सब क्या किया जाएगा, सील्ड कवर के अंदर दिया जाएगा, एक एनवेलप के अंदर दिया जाएगा और सरकार उसको एनवेलप में प्रेजेंट करेगी जजिस के पास में, और वो बातें किसी के पास में ओपन नहीं की जाएगी, ठीक है ना। जिसने एनवेलप दिया है उसको पता है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता है। बस पब्लिक के अंदर कोई भी बात नहीं आएगी, पब्लिक में कोई बात नहीं आएगी, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर उसके हिसाब से जज अपने हिसाब से केस डिसाइड कर लेंगे, जैसा राफेल डील में हुआ था, याद आ रहा होगा। राफेल डील में भी तो यही हुआ था। उस समय सीजीआई जो हमारे रंजन गोगोई साहब थे, उस समय भी यहाँ पर ये सील्ड कवर के माध्यम से सारे का सारा जो केस है वो देखा गया था, ठीक है। अभी मैं आपको आगे और डिटेल से लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अगर हम सील्ड कवर सजेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। जो दूसरा साइड है, जो पिटिशनर है, जिसने पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो मांग चाहता है, जो जिसने मांग की है इस केस की, उसको भी कुछ नहीं पता चलेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते सील्ड कवर में। केवल जजेस के पास में इन्फॉर्मेशन रहेगी और सामने वाला जिसने एनवेलप दिया है उसको इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर बोला गया, इससे कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। ट्रांसपेरेंसी कोई बनेगी नहीं, यानी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई इस बात सामने आएगी नहीं। तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि सील्ड कवर सजेशन हम एक्सेप्ट करें आपका, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हुआ होगा। तो अभी तो आपने ये मोटा मोटा पढ़ा है, अब थोड़ा डिटेल से लेकर चलते हैं, नहीं एग्जामिनेशन में आ जाए तो क्या क्या लिखना है। और मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकली यूपीएससी में जीएस पेपर नंबर 2 में आपका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का जो टॉपिक है वहाँ से आप इसको लिंक कर पाओगे। तो समझेंगे आखिरकार ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, यानी ये सील्ड कवर वाला लीगल सिस्टम क्या है, इसको समझते हैं। देखो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू प्रैक्टिस किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कुछ और जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो सरकारी एजेंसीज़ हैं वो हमारे कोर्ट को, जजेस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं, लेकिन एक एनवेलप के अंदर में, एक लिफाफे में वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल और केवल जजेस ही एक्सेस कर पाएंगे और कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हालांकि यहाँ पर अगर आपका एक क्वेश्चन हो कि सील्ड कवर के बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या, हमारे जो लॉज वगैरह है कहीं पर कुछ मेंशन है, नहीं। देखो कोई भी स्पेसिफिक तरीके से इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास में सील्ड कवर वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करने का जो पावर है वो कहाँ से आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के
सेक्शन 123 से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सील्ड कवर की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में कहाँ से आती है, इस वाले एक्ट से, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 सेक्शन 123। अब होता यहाँ पर यह है कि देखो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, इसको लेकर काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म भी होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आलोचनाएं होती हैं। लोगों का कहना यह है ये सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ क्रिटिक्स का कहना यहाँ पर यह है कि जो ये प्रैक्टिस है, जो ये सिस्टम है ना, ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी को फेवर नहीं करता है। यानी एक तरफ हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई केस आ रहा है तो पब्लिक में उसको सारी इन्फॉर्मेशन पता चले, लोगों को सही से पता चले, पिटिशनर को पता चले, लेकिन यहाँ पर अगर आप सील्ड कवर में एक केस को पूरी तरह से सॉल्व कर दोगे तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो सरकारी एजेंसीज दे रही हैं कोर्ट के अंदर में, जजेस को दे रही हैं, और वो एक एनवलप के अंदर एक्सेस किया जाएगा और किसी को कुछ नहीं मालूम चलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे कहाँ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, कोई ट्रांसपेरेंसी वगैरह मेंटेन नहीं होती हुई नजर आएगी। दूसरा यहाँ पे बोला गया कि देखो हम लोग जो पब्लिक है वो बिलीव करती है ओपन कोर्ट सिस्टम में, यानी जो भी डिसीजन आता है वो सब पब्लिक के अंदर आए और पब्लिक को उसके बारे में जानने को मिले, पब्लिक उसको देखे और समझे कि हाँ आखिरकार क्या था मामला, और प्लस यहाँ पे किस प्रकार से जो सजेशन है वो या जजमेंट है वो किस प्रकार से आया है ना। तो यहाँ पर ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब जब ये डॉक्यूमेंट्स किसी के पास में जाते ही नहीं है, मतलब जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, मान लो यहाँ पर, तो उसको भी यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए और ऐसे डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी फेयर नहीं है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो केस है ना वो अपनी जजेस जो है अपनी तरह से हैंडल कर सकते हैं, है ना, तो ये भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आ सकती हैं, ऐसा यहाँ पर मैंशन किया गया। अब जुडिशरी यहाँ पर इसको लेकर कैसे रिस्पॉन्ड करती है इसको समझाया गया है। मतलब ये जो सील्ड कवर वाला मामला है इसको लेकर कोई लीगैलिटी वगैरह है क्या, कोई केस वगैरह पहले हुआ है क्या, इसको समझते हैं। देखो साल 2019 में ना एक जजमेंट आया था, एक केस हुआ था पी गोपालकृष्णा वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। अब इस केस में एक जजमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स का जो डिस्क्लोजर है ना टू द एक्यूज्ड, ये बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अभी तक क्या हो रहा है, जिसको ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसको भी यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए जा रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस 2019 वाले केस में जजमेंट दिया कि देखो सारे डॉक्यूमेंट का जो डिस्क्लोजर है एक्यूज़ के प्रति तो होना ही चाहिए। मतलब जिसके ऊपर इल्ज़ाम गए उसको तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाने चाहिए, उसको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट का एक्सेस होना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी है, ये बिल्कुल आप कह सकते हो अनिवार्य है, मैंडेटेड है और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के जजमेंट में मेंशन की थी। देन उसके बाद में बोला जाता है सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट केसेस निकल कर आए, जैसे राफेल डील वाला केस निकल कर आया था। राफेल डील की अगर हम लोग बात करें तो राफेल फाइटर जेट को लेकर, जो राफेल जेट हमने मंगाए ना फ्रांस से, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई थी। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचता है, वहाँ पे एक बेंच बैठती है, उस बेंच को हेड कर रहे होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब। 2018 का ये केस था। तो उस समय पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जितनी भी डिटेल, मतलब जो भी यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी हो रही थी ना, अब इसको लेकर जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया, हमारी केंद्र सरकार ने जितनी भी डिटेल सबमिट करी थी कोर्ट के अंदर में वो सब सील्ड कवर डिटेल्स थी, यानी कि एक एनवलप के अंदर यहाँ पर सारी डिटेल सेंड की गई थी। और अब वो जो डिटेल्स हैं वो केवल और केवल जजेस एक्सेस कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा, और फिर जजेस अपने हिसाब से उन केसेस को देख सकते हैं। वही यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ था इस राफेल डील के अंदर में। देन ये सारी चीज़ें हो पाई क्योंकि केंद्र सरकार बोल रही थी कि देखो ये जितनी भी बातें हैं ना, जितनी भी डिटेल्स हैं इस जेट को लेकर, राफेल जेट को लेकर या उस डील को लेकर, वो सब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आती हैं, बहुत सीक्रेट है। इस चक्कर में हम लोग यहाँ पर सील्ड कवर के तहत इस केस को देख रहे हैं। बट अभी यहाँ पर अडानी केस में भी ऐसा ही होने वाला था। अभी क्या होने वाला था कि सरकार ने सजेशन दिया कि हम लोग सील्ड कवर के थ्रू इस केस को देख सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि देखो हम क्या करेंगे, एक कमेटी को बनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, हर एक व्यक्ति को जो भी यहाँ पर मामला है वो सही से पता रहे, है ना, और लोग यहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कमेटी को बनाएंगे, और कमेटी को बनाने के बाद में वो कमेटी यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। इससे यहाँ पर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आएगा और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, सबको यहाँ पर पता भी चलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ जो है वो एज इट इज़ सामने रहेगी। ठीक है, तो ये बात हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने बोली है। क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, वहाँ पे 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो।
ना यहाँ पर आता है दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको भी जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, तो कल आपने इसके बारे में ही पढ़ लिया होगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसका काम है हमारे देश भर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, तो अभी कल के दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये शिवसेना नाम है ना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है शिवसेना। उसके साथ साथ यहाँ पर इस पार्टी का जो एक चिन्ह था, सिंबल था, जिसको हम लोग बोलते हैं तीर कमान, यानी कि एक धनुष और उसके साथ साथ यहाँ पर तीर, जो दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, बो एंड एरो की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना और उसका यहाँ पर जो सिंबल है, ये नाम और सिंबल ये किसको दे दिया गया है, एकनाथ शिंदे फैक्शन को दे दिया गया है, यानी एकनाथ शिंदे साहब का जो ग्रुप है इसको दे दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखो पिछले लंबे समय से कंट्रोवर्सी, लगभग 1 साल हो गया है, पिछले साल जून के आसपास यहाँ पर जो कंट्रोवर्सीज है वो स्टार्ट हुई थी, है ना। जो उस समय पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उद्धव ठाकरे साहब, इनके पास में जो मेजोरिटी है वो ख़त्म हो जाती है और ये जो मेजोरिटी है वो एकनाथ शिंदे साहब के पास में चली जाती है। तो एकनाथ शिंदे साहब के पास में ज़्यादा एमएलएस का सपोर्ट होता है ना, जिसके बेसिस पर आज के समय पर सीएम यही हैं, क्योंकि एमएलए का सपोर्ट है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलएज है ना, जिसके पास ज़्यादा सपोर्ट है वही यहाँ पर सीएम बना हुआ है। तो यही यहाँ पे बात देखने को मिली है कि पिछले लंबे समय से अब उद्धव ठाकरे साहब हैं, उद्धव ठाकरे साहब पहले यहाँ पर इनको सपोर्ट हुआ करता था, बट ये सारा सपोर्ट एकनाथ शिंदे साहब को चला गया। तो एकनाथ शिंदे साहब आज के समय पर चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। तो फिर क्या हुआ, अभी तक इनके पास में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको लेकर लड़ाई चल रही थी, क्योंकि शिवसेना जो ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है और प्लस यहाँ पर इसका जो सिंबल है, इसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। उद्धव ठाकरे साहब बोल रहे थे कि देखो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, हमारा जो है ना ये सिंबल है। इधर एकनाथ शिंदे साहब वो चाहते थे कि ये नाम हमें मिले, सिंबल हमें मिले, है ना। क्योंकि यहाँ पर पहले अगर मैं बताऊँ तो एकनाथ शिंदे साहब, उद्धव ठाकरे साहब सब एक ही पॉलिटिकल पार्टी में हुआ करते थे। बट अभी जो ये मामला है इतने लंबे समय से खिंचते खिंचते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये जो नाम है शिवसेना और प्लस यहाँ पर जो चिन्ह है पार्टी का, वो एकनाथ शिंदे साहब फैक्शन को दे दिया है। और इनको दिया है क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि जो मेजोरिटी ऑफ द सपोर्ट है ना वो अभी एकनाथ शिंदे साहब के पास में। और मैं आपको बता दूं ये जो नाम है, ये चिन्ह है, ये किसने फाउंड किया था, बाला साहब ठाकरे ने यहाँ पर इसको फाउंड किया था। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि ये जो टेस्ट हुआ है ना, ये टेस्ट है बेसिकली मेजोरिटी के ऊपर में, किसके पास में एमएलए का ज़्यादा सपोर्ट है। तो शिंदे साहब के पास में एमएलए का ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा, पहले भी देख चुके हैं इसको, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के अंदर अगर हम लोग बात करें ना तो शिंदे साहब को ज़्यादा सपोर्ट मिला है ना। इनको यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ज़्यादा सपोर्ट मिला है, लगभग बोला जा रहा है शिंदे साहब को मिला 76% के आसपास का वोट का सपोर्ट, जबकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब को मिला है केवल और केवल 23.5% का वोट का सपोर्ट। ये बहुत कम वोट सिक्योर कर पाए थे, इनके पास में ज़्यादा वोट सिक्योर हो पाए, जिसकी वजह से ये जो चिन्ह है और जो ये नाम है वो यहाँ पर अभी एकनाथ शिंदे साहब को दिया गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ध्यान रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट कैसे, तो ये तो यहाँ पे आप कहोगे कि एक डिस्प्यूट से चल रहा था, अभी मामला जो है वहीं पर अटका पड़ा है। हाँ ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है ना, वो आपको इलेक्शन सिंबल्स के बारे में पढ़ना है और खासकर जानना है कि आखिरकार ये इलेक्शन सिंबल किसको कैसे अलॉट किए जाते हैं, कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक नाम और उसको सिंबल दिया जाता है, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल हमारे पास में एक रूल देखने को मिलेगा, उसका नाम है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट। जो इलेक्शन को लेकर सिंबल होता है ना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी का आप देख पाओगे फ्लावर है सिंबल, कांग्रेस का हाथ है सिंबल, इस प्रकार के जो सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टी को दिए जाते हैं वो यहाँ पे उसको लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। उसको लेकर हमारे पास में पूरा एक रूल कह सकते हो, पूरा एक ऑर्डर है जिसका नाम है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कह सकते हो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर मिलती है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल अलोकेट कर सकें, सिंबल उसको दे सकें। कोई सिंबल देने की पावर किसके पास में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, और वो कैसे आती है वो भी आपने यहाँ पर देखा। अब इलेक्शन सिंबल्स की ही जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इलेक्शन सिंबल क्या करता है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक पहचान देता है। जब हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये एलोकेट करते हैं, देखो उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो है ही, लेकिन सिंबल से उसकी पहचान बनने लगती है। और ख़ासकर मैं आपको बताऊंगा क्यों यहाँ पर इतना दिया जाता है। अब यहाँ पर पार्टीज़ को ये जो सिंबल दिए जाते हैं ताकि जो पार्टीज़ है वो अपनी कैंपेनिंग कर सकें, और कैंपेनिंग की जाती है। साथ ही साथ में आपको पता होगा जब आप वोट देने जाते हो ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम मशीन्स होती हैं, तो ईवीएम मशीन्स में भी जो सिंबल है वो आपको दिखाई पड़ता है। तो आप सिंबल को देख कर क्या करते हो, उस सिंबल को देखकर जो निशान दिया गया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको देखने के बाद में यहाँ पर उस पर प्रेस करते हो ताकि उस पार्टी को वोट चला गया, है ना। तो यहाँ पर वो जो सिंबल है वो हर तरीके से काफ़ी से लोगों को मदद करता है। इनफैक्ट सिंबल ज़्यादातर इलिटरेट पीपल के लिए है,
मतलब जो ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, अब वो वोट देने जाते हैं तो उनको पहचान है कि हाँ मेरी जो पार्टी है वो कौन सी, अगर मुझे जिसको समर्थन करना है, मेरी जो मुझे जिसे वोट देना है उन्हें पता है। अगर वो पढ़ नहीं पाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, नाम अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि उस पार्टी को सिंबल भी मिला हुआ है। तो जब वोटिंग देने जाते हो तो वहाँ पर सिंबल का निशान भी देखने को मिल जाता है ना, ताकि इलिटरेट पीपल को भी यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट मिल सके, जो कि यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी यहाँ पर इन सिंबल का काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है। इवन बोला यह जा रहा है कि 1960s के अंदर में देखो पहली बार एक प्रोपोजल रखा गया था कि जो भी यहाँ पर इलेक्टोरल सिंबल्स होंगे इनका रेगुलेशन, रिजर्वेशन, अलॉटमेंट, ये सब लॉ ऑफ पार्लियामेंट के तहत होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया था। लेकिन इस प्रोपोजल के रिस्पॉन्स में आप कह सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ऑर्डर के तहत रेगुलेट की जाएंगी, और वो जो ऑर्डर है वो मैंने आपको बता दिया है, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, ये कुछ ऑर्डर बनाएगा जिसके तहत यहाँ पर ECI हमारा क्या करता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो सिंबल है ये देने का काम करता है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर भी करता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर किया जाता है ताकि वो जो पार्टीज़ है वो इलेक्शन में खड़ी हो सकें, उनको रिकग्निशन मिल सके, और उनको रिकग्निशन देने का काम भी करता है। स्टेट पार्टीज़ अलग होती हैं, नेशनल पार्टीज़ अलग होती हैं, आपको पता होगा, है ना। तो वो चीज़ों की पहचान भी यहाँ पर हमारा ECI देता है। बाकी अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि आज के समय पर भारत में जो नेशनल पार्टीज़ है वो टोटल कितनी हैं, ये ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज टोटल कितनी है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में ज़रूर से लिखना। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, तो ये ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है पेंगोलिन्स के बारे में। आपने पेंगोलिन्स के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वो एक जानवर जिसको हम लोग बोलते हैं पेंगोलिन। इसके बॉडी के ऊपर इस प्रकार से स्केल देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर ये कांटे कांटे से नज़र आ रहे होंगे। ये है जानवर पेंगोलिन। इसका जो यूज़ है वो काफ़ी सारी जगह में किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय पे क्या हुआ, इन पेंगोलिन्स का जो शिकार है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है, जिसके बारे में ये चर्चा की गई है। अच्छा, आज कैसे उठा लिया इस टॉपिक को? आज ऐसे इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि आज 18 फरवरी है। तो क्या हो गया, 18 फरवरी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेंगोलिन डे। तो इस 18 फरवरी को जब वर्ल्ड पेंगोलिन डे को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इसको ऑब्जर्व करते तहत जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, एक बॉडी है, उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि इन पेंगोलिन का जो व्यापार है, इलीगल तरीके से व्यापार है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले कुछ समय में। साल 2018 से साल 2022 के बीच में अगर आप लोग देखोगे ना, तो लगभग 1203, लगभग 1203 के आसपास जो पेंगोलिन्स हैं इनका इलीगल तरीके से व्यापार किया गया है, ऐसा बताया गया। बोला ये जा रहा है कि इंडिया के अंदर में लगभग 24 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर आप देखोगे तो ये पेंगोलिन्स जब्त किए गए हैं, मतलब इनका व्यापार चल रहा था 24 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर में। फिर उसके बाद में स्पेशली फोकस किया गया ओडिशा के ऊपर में। ओडिशा से रिपोर्ट निकल कर ये आती है कि सबसे ज़्यादा जो पेंगोलिन के शिकार के इंसिडेंट्स हैं, या फिर सबसे ज़्यादा पेंगोलिन को जो जब्त किया गया है वो ओडिशा में ही किया गया है। लगभग 154 पेंगोलिन्स का इंसिडेंट यहाँ पे देखने को मिला ओडिशा में। इसी के बाद ओडिशा के बाद आता है महाराष्ट्र में लगभग 135 जो पेंगोलिन्स हैं इनको यहाँ पे जब्त किया गया। ठीक है, फिर एक पब्लिकेशन आता है, एक रिपोर्ट आती है जिसका टाइटल है इंडियाज़ पेंगोलिन बरीड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। और इस रिपोर्ट ने बताया कि इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले, लगभग 342 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले जहाँ पर जो पेंगोलिन है उनका इलीगल तरीके से व्यापार किया जा रहा था। और ऐसे व्यापार कई बार होता है। आप कहोगे व्यापार हो कहाँ पे रहा है, मतलब कहाँ पर खरीदा बेचा जा रहा है? इन पेंगोलिन्स को ज़्यादातर पता है पोच किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, मतलब ज़्यादातर पकड़ा जाता है, लीगल व्यापार किया जाता है ताकि इनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सके। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना हो गया या साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज़ हो गई, उन सब के यहाँ पे जो पेंगोलिन है, इन सब देशों के अंदर पेंगोलिन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? तो अगर हम लोग बात करें स्पेशली चाइना की या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, तो ये लोग पेंगोलिन्स को एज अ इंग्रेडिएंट, मतलब इनके ऊपर जो स्केल्स है ना, उनका यूज़ करती हैं एज अ इंग्रेडिएंट इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो दवाइयाँ हैं उनके अंदर भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है इन पेंगोलिन्स का, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है ना। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में पेंगोलिन्स की 2 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। एक तो है इंडियन पेंगोलिन और दूसरा होता है चाइनीज़ पेंगोलिन। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, अब इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन ये दोनों ही भारत में पाए जाते हैं। और कौन कौन से एरियाज़ में? साउथ एशिया, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम में भी यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और जो दोनों की दोनों प्रजातियाँ, दोनों स्पीशीज़ है ना, ये आज के समय में भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में रखी गई हैं। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब क्या है कि आप इनका शिकार नहीं कर सकते। अगर शिकार करते हो तो आपको जेल तक हो सकती है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, तो ओवरऑल बोला गया
2009 से 2017 के बीच तक देखोगे डेटा, तो लगभग 6-7 हज़ार से ज़्यादा जो पेंगोलिन्स हैं इनका इलीगल तरीके से व्यापार किया जा रहा है, जो कि अपने आप में घातक है, जो कि कहीं ना कहीं पेंगोलिन्स को ख़त्म कर देगा। एक समय पर ये जो प्रजाति है वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे बात क्लियर हो चुकी है। और स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में पिछले 5 सालों के अंदर में लगभग 1000 से ज़्यादा जो पेंगोलिन्स हैं इनकी हंटिंग हुई है, पोचिंग हुई है और तस्करी भी हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में इनको बेचा भी गया है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो रिपोर्ट है इसके बेसिस पर आपको थोड़ा बहुत पेंगोलिन्स के बारे में और जानकारी रखनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे रिपोर्ट के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने आपको करंट इशू समझा दिया है। ये बैकग्राउंड डेटा ज़रूर पढ़ के जाना, ये चीज़ ज़रूर पूछी जाएगी। वैसे पेंगोलिन की ओवरऑल 8 प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें से 2 प्रजातियां जैसे इंडियन पेंगोलिन जिसका साइंटिफिक नेम है मैनिस क्रेसिकैडेटा और चाइनीज़ पेंगोलिन जिसका नाम है मैनिस पेंटीडैक्टिला, ये वाली 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो मतलब 8 में से 2 प्रजातियां इंडिया में पाई जाती हैं। हैबिटेट की बात करें कहाँ कहाँ पर, तो इंडियन पेंगोलिन की बात करते हैं तो इंडिया में देखने को मिलेगा, और इंडिया के साथ साथ और भी कई सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, हिमालयस वाले रीजन में भी ये देखने को मिलती हैं। प्लस ये जो स्पीशीज़ है ना, ये इंडिया के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी देखने को मिलती हैं। इंडियन पेंगोलिन की बात कर रहा हूँ। और चाइनीज़ वाले पेंगोलिन की ये भी भारत में भी देखने को मिलता है, और भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, नदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और सदर्न चाइना में भी देखने को मिल जाता है। प्लस पेंगोलिन्स को खतरा क्या है मैंने आपको बता दिया। इनका जो है लंबे समय से पोचिंग की जा रही है, हंटिंग की जा रही है। बोला जाता है कि मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है इन जानवरों का। प्लस यहाँ पे प्रोटीन सोर्स की तरह इसको यूज़ किया जाता है ना। इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो हो रहा है, इसका मीट के लिए ट्रेड हो रहा है, इसके ऊपर जो कांटे हैं उसके लिए यहाँ पर ट्रेड हो रहा है ना। वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। इस चक्कर में यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जब मांग रहेगी तो कहीं ना कहीं इनकी हंटिंग भी होगी। फिर प्रोटेक्शन स्टेटस को ध्यान रखना। प्रोटेक्शन स्टेटस मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही जो प्रजातियाँ हैं इनका, जब आप लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 देखते हो, सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनकी स्थिति देखते हो तो इनको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। शेड्यूल 1 में डालने का मतलब है इनको जो हाई प्रोटेक्शन है, जो सुरक्षा है वो प्रोवाइड की गई है, और अगर इनकी कोई हंटिंग वगैरह करता है तो उसको यहाँ पर सज़ा मिल सकती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है वो है IUCN स्टेटस। तो इन दोनों ही पेंगोलिन्स का, दोनों प्रजातियों का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, इंडियन पेंगोलिन का एंडेंजर्ड है और चाइनीज़ पेंगोलिन का क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मतलब दोनों ही पेंगोलिन्स, दोनों ही प्रजातियाँ काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं, और चाइनीज़ वाली थोड़ी ज़्यादा खतरे में है ना। चाइनीज़ वाली बहुत ज़्यादा खतरे में, इनकी संख्या बहुत कम बची हुई है और सुरक्षा नहीं की गई तो ये भी विलुप्त हो सकती है, ऐसा आप कह सकते हो। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ पर एक क्लियर हो चुका है। तो इस आर्टिकल को वैसे आप GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से लिंक कर सकते हो। नाउ चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। नाउ एक लौता एडिटोरियल है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और हमने यहाँ पर इस आर्टिकल को कुछ दिन पहले स्किप भी कर दिया था, तो क्योंकि आज हमारे पास कुछ काम के आर्टिकल नहीं है तो हम लोग यहाँ पर अपना जो पेंडिंग आर्टिकल है उसको कवर करने वाले हैं। लद्दाख के बारे में समझेंगे और समझेंगे आखिरकार लद्दाख एक ऑटोनॉमी की मांग क्यों कर रहा है, क्यों यहाँ पर लद्दाख को कुछ अलग से पावर्स चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा, हमेशा हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन से पहले लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट उसको देखते हैं। देखो, कल मैंने आपको बहुत डिटेल से ऑर्गन डोनेशन के बारे में पढ़ाया था कि ऑर्गन डोनेशन की क्या है स्थिति, जो मर जाते हैं उनका क्या है स्थिति, जो यहाँ पर जिंदा लोग हैं वो किस प्रकार से ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, वो सब मैंने आपको बताया था। उसी के बेसिस पर आज आपको यहाँ पर मेंस के लिए क्वेश्चन लिखने के लिए दिया है, जो कि बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो ऑर्गन डोनेशन के नंबर्स हैं 2021 में, ये कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा के करीब देखने को मिले हैं। लेकिन डोनेशन हो तो रहा है, मतलब 2021 में ऑर्गन डोनेशन हुआ तो अंगदान बहुत ज़्यादा हुआ तो है, पिछले 5 सालों में बढ़ा है। लेकिन जो मृतक दान होता है, यानी कि एक इंसान मर जाता है उसके ऑर्गन्स का जब डोनेशन किया जाता है, डिसीज़ जो डोनेशन है, मृतक दान जो है ना, ये बहुत कम हुआ है ना। मृतक दान जो है ये अभी भी कॉमन नहीं है। तो इसी चीज़ के रेफरेंस में आपको बताना है कि हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ताकि जो ये मृतक दान है, यानी कि जो डिसीज़ डोनेशन है, इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें, इसके दर को बढ़ा सकें, है ना। क्या क्या किया जा सकता है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा हिंदी में रीड कर देता हूँ, ताकि आप हिंदी में भी, जो हिंदी वाले व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर अच्छे से और समझ में आ जाए। 2021 में जो अंगदान की संख्या है पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक थी। लेकिन जो मृतक दान है, यानी डिसीज़ डोनेशन, अगर हम इनकी बात करें तो ज़रूरतों को पूरा करने की एक सबसे अच्छी कुंजी यही है। ज़रूरतों को पूरा कर सकता है यहाँ पर डिसीज़ डोनेशन, लेकिन अभी भी ये आम नहीं है, इसको कोई करवाता नहीं है। तो इस कथन के आलोक में भारत में मृतक दान के दर में सुधार के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसको लेकर आपको चर्चा करनी है। एक डिटेल से आंसर लिखना, 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना
और सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, मेंस ग्रुप लिख दोगे तो आपको वो पूरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और उस चैनल को एक्सेस कर सकते हो। 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लेकर सबमिट कर रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लेकर सबमिट करना, और सबमिट करने के साथ साथ एटलीस्ट आपको छोटा सा काम करना है। क्या करना है, 2-2 आंसर सभी लोगों को रिव्यू करना है। 2-2 आंसर जब आप सभी लोग रिव्यू करोगे तो आपको भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए, और सामने वाले को भी आप क्या कर सकते हो, अगर उनके आंसर में कोई मिस्टेक है तो आप उनको बता सकते हो कि आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को। इस एडिटोरियल को लिखा गया है आशीष कोठारी साहब के थ्रू। अब इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है लद्दाख के बारे में, ठीक है, कि लद्दाख एक फ्रेजाइल रीजन है, इसको ऑटोनॉमी की ज़रूरत है। अब ये हो क्या रहा है, मतलब पिछले कुछ समय से लद्दाख काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ पर 6th शेड्यूल। लद्दाख मांग कर रहा है 6 शेड्यूल की, और इसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहा है। प्रोटेस्ट कोई भड़का वाला प्रोटेस्ट नहीं, बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है। और 6ठे शेड्यूल की यहाँ पर मांग की जा रही है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाए हमारे संविधान में। बट सरकार यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों नहीं कर सकती, उसके पीछे का रीज़न भी है, आओ इसको समझेंगे। जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। तो रिसेंटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड उठ जाती है किस चीज़ को लेकर, कि जो लद्दाख आज के समय पर एक यूनियन टेरिटरी है, इसको संविधान में 6ठे शेड्यूल में डाला जा सके। आपको पता होगा साल 2019 की बात है, साल 2019 के बेसिस पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमने यहाँ पर क्या किया, जो आर्टिकल 370 है उसको इनऑपरेट कर दिया। और आर्टिकल 370 इनऑपरेट होने के बाद में जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको हमने बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया। जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके बाद में यहाँ पर लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। जम्मू एंड कश्मीर में तो इनको लेजिस्लेचर मिल गया, इनकी अपनी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी गई, लेकिन यहाँ पर लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर नहीं था, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। बट यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही इस तरीके से चीज़ों को एक तरीके से जो बाहर के ऑफिसर्स हैं वही उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, वही यहाँ पर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लोगों को ज़रूरत है वो सब पूरा कर रहे हैं, जो वहाँ के आप कह सकते हो बाहर के ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो बाहर के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इतना लद्दाख से लगे हुए हैं नहीं, तो वो डेवलपमेंट के ऊपर आज के ऊपर प्रॉपरली फोकस कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लद्दाख से उनको लगाव है नहीं इतना। तो इस चक्कर में जो लद्दाख के लोग हैं ना, उनकी मांग ये है कि देखो हम चाहते हैं कि हमें क्या करा जाए, हमें 6ठे शेड्यूल में डाल दिया जाए। 6ठे शेड्यूल में डालने से लद्दाख के पास में पावर्स आ जाएंगी, इनके पास में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, ऑटोनोमस काउंसिल्स आ जाएंगी, जिसके तहत कोई ब्यूरोक्रेट की जगह ये अपने हिसाब से लॉज वगैरह बना सकते हैं। इनकी जो पावर्स, इनकी खुद की पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, है ना। इनके पास में काफ़ी सारी पावर्स आ जाएंगी अलग अलग कानून बनाने के लिए, तो ये अपनी हेल्प कर सकेंगे अच्छे से। क्योंकि लद्दाख के लोगों का कहना यह है कि पिछले कुछ समय में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह बढ़ चुके हैं हमारे यूनियन टेरिटरी के अंदर में, टूरिज़्म वगैरह इस बड़े लेवल पर बढ़ चुका है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। इवन इम्पैक्ट पड़ना बहुत जल्दी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मांग ये करते हैं कि हमें 6ठे शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है। तो लद्दाख क्यों मांग कर रहा है, क्यों ज़रूरत है, और पहले इसको समझते हैं। जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी रीजन है ना, ये अभी ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, मैंने आपको बताया पूरी कंप्लीटली ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर की बात करोगे तो वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्रॉपरली एक विधानसभा है जहाँ पे लोगों को प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। लेकिन लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, बाहर के ऑफिसर्स के हाथ में सब कुछ है, वही लोग यहाँ पर इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि अभी पिछले कुछ समय पर हमने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ के अंदर बदलाव भी किए। जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिसीज़ के अंदर में चेंजेस करे, काफ़ी डोमिसाइल पॉलिसीज़ को चेंज करे, नए नए रूल्स लेकर आए। पहले कोई यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता था जम्मू कश्मीर लद्दाख में, अब कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ पे परचेज कर सकता है ज़मीन को, है ना, ये बताया गया। जबकि ये जो यूनियन टेरिटरी है ना आज के समय में, इसके पास में 2 हिल काउंसिल है, लेह के अंदर में है एक और एक कारगिल में है, 2 काउंसिल हैं। बट यहाँ पर आप कह सकते हो ये 6ठे शेड्यूल के अंदर में नहीं है, ये यहाँ पर बोला गया है। बोला यह गया है कि अभी के समय पर लद्दाख के पास में जो भी काउंसिल है ना, उनके पास में थोड़ी बहुत पावर्स है, थोड़ी बहुत पावर, जैसे कि कुछ छोटे मोटे लोकल टैक्स कलेक्ट कर लेना, पार्किंग फ़ीस ले लेना, है ना, बस खाली ये छोटी मोटी पावर्स आपके इनके पास में देखने को मिलती हैं। जबकि सभी लोग की भी डिमांड है, मतलब कुछ और बॉडीज़ है उनकी डिमांड भी है कि हाँ बिल्कुल लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डाल दो, ताकि इनको और पावर्स दी जा सकें, अपने हिसाब से काम कर सकें। तो इसको लेकर एक बॉडी है NCST, आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, इसको हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इस बॉडी ने भी यहाँ पर रिकमेंड किया कि लद्दाख को हमें 6ठे शेड्यूल में डालना चाहिए। आप कहोगे ये जो शेड्यूल ट्राइब वाली बॉडी है ये ऐसे क्यों रिकमेंड कर रही है? ये इसलिए रिकमेंड कर रही है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि NCST का मेन काम क्या है कि जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी सुरक्षा करना, जितने भी हमारे ट्राइब्स हैं, है ना, उनकी सुरक्षा करना, उनके जो कंप्लेंट्स उनको देखना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम NCST का है।
तो कहोगे यहाँ पर वो लद्दाख वाले केस में क्यों आया? क्योंकि लद्दाख में 90% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पे ट्राइब्स हैं 90% से ज़्यादा। तो NCST भी बीच में आया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल लद्दाख को यहाँ पर छठे शेड्यूल में होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इनको पावर्स मिलनी चाहिए, अपने हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ों को डिसाइड कर सकें, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना, इसे करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसे करना इसलिए इतना आसान नहीं है क्योंकि अगर लद्दाख को छठे शेड्यूल में डालना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा का पूरा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, एक अमेंडमेंट पास करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होने लगेंगे, ठीक है ना, वो बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार यहाँ पे जो लोग हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? जो बॉडीज़ है वो भी रिकमेंड कर रही है कि बिल्कुल, अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि लद्दाख को इसमें छठे शेड्यूल में होना ही चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बोला ये जा रहा है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। कारण नंबर 1 यह है कि लगभग लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया। बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं, और जो 6 शेड्यूल है ना वो भी ट्राइब्स के बारे में ही बात करता है। 6 शेड्यूल के अंदर 4 राज्य आपको पता होगा, ATMM करके मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये आपको 4 राज्य देखने को मिलेंगे जिनको छठे शेड्यूल में डाल रखा है। तो छठे शेड्यूल में केवल आज के समय पर 4 राज्य हैं, और यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो बोला जा रहा है 6 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, तो 6 शेड्यूल में लद्दाख को भी डाला जाए। और यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं लद्दाख में 90% से ज़्यादा हैं। आप देखोगे कई सारे ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं, बाल्ती, बेड़ा, बोट, ब्रोकपा, चांगपा, गर्रा, मोन, पुरिकपा, ऐसे कई सारी शेड्यूल ट्राइब्स आपको लद्दाख में देखने को मिल जाती हैं। तो लद्दाख का कल्चर काफ़ी ज़्यादा अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि अपने कल्चर को बचाना चाहती हैं, जो उनकी ट्राइब्स की जितना भी यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ है, उनकी जो संस्कृति है, उसको यहाँ पर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना चाहती हैं। लेकिन आज के समय में जिस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं, लोग अब वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। अब दूसरी जगह से, यानी देश में किसी भी और हिस्से से लोग जाकर वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, तो लोगों ने वहाँ पे लैंड को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया है, और बड़े लेवल पर यहाँ पर ये जो एक्विजिशन है वो स्टार्ट हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो छठे शेड्यूल में डालने से कहीं ना कहीं इनके पास में पावर्स होंगी, कुछ अपने हिसाब से डेवलपमेंट वगैरह कर पाएंगे अपने रीजन की, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा, सर छठे शेड्यूल में आखिर क्या है एग्जैक्टली ऐसा? चलो मैं आपको थोड़ा छठा शेड्यूल ही बता देता हूँ, फिर आगे ये कहानी बताऊँगा। तो 6 शेड्यूल जो हमारा आर्टिकल 244 है संविधान के अंदर में, वो बात करता है 6 शेड्यूल की। तो 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 के अंदर में है। ये क्या करता है कि अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए, तो उसको अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऐसी काउंसिल्स उनको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, ठीक है ना। उनके पास में कुछ लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिल जाती है। एक पर्टिकुलर स्टेट में ये सारी पावर्स उनको खुद मिल जाती हैं। लेजिस्लेटिव को लेकर, जुडिशरी को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर पहले कानून बनाने की कोई पावर नहीं थी, बट अब इनके पास में अब कानून बनाने की पावर है ना। जुडिशरी की पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर है, तो ये सारी पावर्स यहाँ पर इनको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं जब भी किसी राज्य को छठे शेड्यूल में डाला जाता है। तो आज के समय में छठे शेड्यूल के अंदर में आपको 4 स्टेट्स देखने को मिलेंगे, और चारों के चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATMM करके मैंने आपको बताया था, ठीक है। इनके पास में अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। तो इन 4 राज्यों में जो भी ट्राइबल एरियाज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी ट्राइबल एरिया जहाँ पे ट्राइब्स रह रही हैं, इनके पास में अपना खुद का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनोमस काउंसिल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अपने हिसाब से वो चीज़ों को गवर्न कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। हालांकि इसमें 30 मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल के अंदर में, और जो गवर्नर होता है, गवर्नर के पास में पावर होती है कि वो इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करें या रीऑर्गेनाइज करें। तो इसके ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज की पावर यहाँ पे गवर्नर के पास में होती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो बोला जा रहा है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी एक्ट है वो सब, यानी अपने जो पार्लियामेंट के कुछ चीज़ें हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की कोई भी चीज़ें हैं, वो इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं की जाएंगी। ये अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। कुछ बहुत चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें आप ऐसे ही थोप नहीं सकते हो न। इनके पास में खुद का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बन जाती है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट तो मैंने आपको समझा दिया, अब उस डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल जाएगा। अब ये लोग अपने एक काउंसिल बना लेंगे जिसके अंदर 30 मेंबर्स होंगे। 30 में से 4 तो डायरेक्टली गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, और 26 ये इलेक्ट होकर आएंगे, इलेक्शंस होंगे उनके प्रॉपरली, ठीक है ना। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो 5 साल का उनका टर्म होता है, आप ऐसा कह सकते हो। अगर काउंसिल डिसॉल्व नहीं होता है तो 5 साल तक यहाँ पे टर्म होता है। 5 साल के अंदर अंदर काउंसिल पूरा डिसॉल्व हो गया तो उनको हटना पड़ेगा।
देन उसके बाद में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर गवर्नर, जब तक उनके ऊपर हाथ है गवर्नर का ना तब तक वो बने हुए हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये 30 मेंबर्स होते हैं इन काउंसिल के अंदर में। इनके पास सारी पावर्स होती हैं प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने की, और सारी ऑटोनॉमी इनके पास में देखने को मिल जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इन पावर मतलब जब हम बात कर रहे हैं पावर्स की, तो पावर्स एग्जैक्टली कैसी होंगी इनके पास में। तो जो काउंसिल होती है ना, इनके पास में क्या पावर आती है? पावर ये आती है कि कुछ लॉज वगैरह बना सकते हैं। मान लो अपनी ज़मीन को लेकर, जंगल को लेकर, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी को लेकर, मैरिज को लेकर, डाइवोर्स को लेकर, अपने कस्टम्स को लेकर, ये जो सर्टेन लॉज हैं वो बना सकते हैं, अपने कानून वगैरह बना सकते हैं, है ना। हालांकि लेकिन यहाँ पर जितने भी लॉज होंगे उन सबको गवर्नर का एसेंट चाहिए होगा, गवर्नर का अप्रूवल चाहिए होगा, लेकिन ये बना सकते हैं। मतलब जो पावर्स इनके पास में पहले कुछ भी नहीं थी, अब इनको अलग से सेपरेट पावर दे दी गई, अपने हिसाब से ये डील कर सके इन चीज़ों को। ठीक है ना। प्लस यहाँ पे बोला गया ये लोग अपना विलेज कोर्ट भी बना सकते हैं, विलेज काउंसिल या विलेज कोर्ट भी बना सकते हैं, जहाँ पे जो केस है वो देखे जाएंगे। मान लो कोई जो ट्राइब्स हैं उनके बीच में यहाँ पे कोई केस हो गया है, तो वो जो केस है वो यहाँ पर इनके अंदर देखा जा सकता है, इन कोर्ट में देखा जा सकता है। ठीक है। प्लस यहाँ पे जो ये काउंसिल बनते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये क्या कर सकते हैं? ये बना सकते हैं प्राइमरी स्कूल्स को बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल्स के साथ साथ डिस्पेंसरीज, मार्केट, फेरीज, फिशरी, रोड, इन सबको बनाने की पावर्स इनके पास में आ जाती है। प्लस पावर्स ये भी आ जाती हैं कि जो लैंड रेवेन्यू टैक्स वगैरह है इसको भी यहाँ पर एक्सेस कर सकें, जो टैक्स वगैरह है वो भी इम्पोज कर सकें। तो ये सारी पावर्स आ जाती हैं। यही इसी वजह से लद्दाख चाहता है हमें छठे शेड्यूल में डाल दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो आर्टिकल हमारा संविधान का है ना, वो क्या बोलता है कि जो छठा शेड्यूल है ना, वो केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। ठीक है ना। तो वही समझेंगे हम कि आप भी सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ है तो क्यों नहीं डाल देना चाहिए, लद्दाख को छठे शेड्यूल में डाल दो, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन अब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है छठे शेड्यूल में डालने से, उसको समझते हैं। पहली प्रॉब्लम देखो, लद्दाख को अगर आप छठे शेड्यूल में डालते हो तो ये बहुत मुश्किल काम है अपने आप में, मतलब एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि संविधान बिल्कुल क्लियर है। संविधान में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो छठा शेड्यूल है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके लिए है। और लद्दाख कहाँ पे हो गया? केवल नॉर्थ में हो गया। ठीक है। तो छठे शेड्यूल को बनाया ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, तो हम लद्दाख को इसमें कैसे डाल दें? पहली डिफिकल्टी। दूसरा, यहाँ पे अगर हम वहाँ पे नहीं डाल सकते तो कहाँ पे डाल सकते हैं? फिफ्थ शेड्यूल में डाल सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके लिए छठा शेड्यूल है। लेकिन बाकी यहाँ पर हमारे पूरे देश भर में जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए पाँचवा शेड्यूल है, तो पाँचवें शेड्यूल में डाल सकते हैं, छठे शेड्यूल में नहीं। नोटेबली अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कोई भी दूसरा रीजन छठे शेड्यूल में नहीं आ सकता, और ऐसा ही है। अभी भी यहाँ पे आप देखोगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों के चारों नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं जिनको यहाँ पे छठे शेड्यूल में रखा गया है। फिर उसके बाद में बोला गया कि देखो अभी ना नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये भी दो ऐसे राज्य हैं जो कि टोटली ट्राइबल हैं, यहाँ पर भी पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, लेकिन ये छठे शेड्यूल में नहीं है, इनको छठे शेड्यूल में नहीं डाला गया है, ये भी यहाँ पे बात की गई है। तो अगर हम पहले लद्दाख को जैसे तैसे अगर डाल भी दें तो इससे देश भर में अलग अलग जगह से मांग उठने लगेगी कि हाँ हमें भी अपनी पावर्स चाहिए, हमें भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चाहिए। लोग और भी डिमांड करने लगेंगे, और भी राज्य डिमांड करने लगेंगे कि छठे शेड्यूल में हमें होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके लिए अगर करना भी है तो इसके लिए पूरा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ है लद्दाख को इंक्लूजन को लेकर। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ पर ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। एक एक जो पॉइंट्स हैं वो सब आपको मैंने लिखित में प्रोवाइड करवा दिए हैं, प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। और मतलब वो चीज़ है जो कि आपको एग्जामिनेशन में लिखनी है। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप एग्जामिनेशन में नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर एक जो डेटा है वो दिया जाता है। ठीक है। चलो फिर ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। उसके बाद एमजी नरेगा को लेकर आर्टिकल हैं, इनको आप छोड़ सकते हो, कोई भी रेलिवेंट चीज़ें हैं नहीं। फिर उसके बाद में आज सैटरडे है, सैटरडे में आपको पता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज नहीं आता है, एडिटोरियल कम ही आते हैं, एक ही पेज पर आते हैं। तो जो भी काम का था वो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बोलता है, चाबार पोर्ट का जो भारत ने डेवलप किया है ना, इसके पीछे का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चाबार पोर्ट हमने कहाँ पे बनाया? ईरान में बनाया है। अब उसके बेसिस पर जब आप लोग यहाँ पर देखोगे ना कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो वो सी ऑप्शन सही होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो इंडिया ने ईरान में चाबार पोर्ट बनाया है वो जस्ट पाकिस्तान के बगल में है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट के जस्ट बगल में ही यहाँ पर ईरान में हमने चाबार पोर्ट बना दिया। अब होता यह है कि हम पाकिस्तान का यूज़ करके अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन इतने अच्छे रहते नहीं हैं। तो हमने ईरान में चाबार पोर्ट बनाया ताकि इंडिया से हम पहुंच पाएँ इस वाले बंदरगाह पर,
और इस चाबार पोर्ट से पहुंच पाएँ अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान से पहुंच पाएँ ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। तो चाबार पोर्ट बनाने के पीछे का जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए वो क्या है, इससे जो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ताकि अफ़गानिस्तान और एक्सेस में किया जा सके। मतलब अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में एक्सेस करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी होनी हमारे लिए फिर उसका ज़रूरी नहीं रह जाएगी। इंडिया यहाँ पर कोई निर्भर नहीं रह जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है ना। हम अपने हिसाब से जो है अपना चाबार पोर्ट का यूज़ करके अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में पहुँच सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।